आज हम बात कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति की जिसने भारत की सुरक्षा को किया मजबूत और बनाया इसे परमाणु सशस्त्र राष्ट्र, जिसने देश का भूगोल नहीं बल्कि भविष्य बदल दिया। क्या एक अखबार बेचने वाला बच्चा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का राष्ट्रपति बन सकता है? क्या फटे जूते वाला एक छात्र अमेरिका जैसी महाशक्ति की आंखों में धूल झोंक सकता है? आज हम बात करेंगे उस फकीर की जिसके पास विदा होते समय सिर्फ 2 सूटकेस थे, लेकिन करोड़ों भारतीयों का प्यार। आज हमें टीवी न्यूज पर देखिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की वो अनकही दास्तां जो वायरल नहीं, हर भारतीय के दिल में दर्ज हो गई है। 2 बातें कलाम साहब की जो स्वाभाविक नजर आती है, इतनी सहजता, इतनी सरलता। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो अपॉर्चुनिटी खोजते हैं, एक वो होते हैं जो चैलेंज खोजते हैं। कलाम साहब चैलेंजेस की तलाश में रहते थे, कौन से नई चैलेंज है, उस चैलेंज को कैसे उठा लें, और यही उनके हर पल जीवन में है। और ऐसा बहुत कम होता है कि एक व्यक्ति पहले राष्ट्र रत्न बने और बाद में राष्ट्रपति पद को स्वीकार करे, और वह उनके जीवन की ऊंचाइयों से जुड़ा हुआ है। और कलाम साहब का जीवन हमेशा हमेशा हम सब के लिए मार्गदर्शक बनता रहे। तो किसी ने उनको पूछा था कि आपको कैसे याद रखा जाए, और उन्होंने जवाब में कहा था कि मुझे एक शिक्षक के रूप में याद रखा जाए। ये शिक्षक का तो सम्मान है, लेकिन साथ साथ उनके जीवन का कन्विक्शन क्या था, कमिटमेंट क्या था, उसका भी परिचय है। और ये उनके सिर्फ शब्द नहीं थे, उनके पूरे जीवन में नजर आया। अब्दुल कलाम जी के आशीर्वाद से उन्होंने हम देशवासियों को जो शिक्षा दीक्षा दी है, उससे हम अवश्य उसको पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम की तंग गलियों में एक बच्चे का जन्म होता है। घर में गरीबी का ये आलम कि सुबह की रोशनी का इंतजार सूरज से पहले करना पड़ता था। पिता नाव चलाते थे, माँ घर संभालती थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति हर दिन पैदा नहीं होते, वे सदियों में एक बार ही मुश्किल से पैदा होते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए यादगार बन जाते हैं। अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में एक गरीब तमिल परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। वे अपने परिवार के साथ तमिलनाडु के मंदिर नगर रामेश्वरम में रहते थे, जहां उनके पिता जैनुलब्दीन एक स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। वहीं उनकी माता आशियम्मा गृहिणी थी। कलाम के परिवार में 4 भाई और एक बहन थी, जिनमें वे सबसे छोटे थे। कलाम के पूर्वज भी धनी व्यापारी और जमींदार थे, जिनके पास विशाल भूमि और संपत्ति थी। लेकिन समय के साथ पंबन पुल के खुलने के कारण तीर्थयात्रियों को नाव से ले जाने और किराने का सामान बेचने के उनके व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। परिणाम स्वरूप कलाम का परिवार आर्थिक तंगी में आ गया और जीवन यापन के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। सुबह 4 बजे जब पूरा शहर सोता था, छोटा कलाम गणित पढ़ने टीचर के घर जाता। उसके बाद वो सीधा रामेश्वरम रेलवे स्टेशन दौड़ता। उस समय ट्रेन रुकती नहीं थी, बंडल चलते हुए फेंके जाते थे। कलाम उन बंडलों को उठाता और घर घर अखबार पहुंचाता। अखबार पहुंचाने के बाद भी वे पढ़ाई में मन लगाते थे। आगे चलकर जब कलाम पढ़ने के लिए मद्रास जा रहे थे तो पैसे कम पड़ने के कारण उनकी बहन जोहरा ने अपनी सोने की चूड़ियां गिरवी रख दी। कलाम ने उन चूड़ियों को देखकर अपनी बहन जोहरा से वादा किया था कि एक दिन ये सोना मैं तुम्हें वापस लौटाऊंगा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और निरंतर मेहनत करते रहे। यही संघर्ष, आत्मविश्वास और परिश्रम उनके जीवन की सफलता का आधार बना और उन्हें एक महान वैज्ञानिक और भारत का राष्ट्रपति बनने की राह पर ले गया। अब्दुल कलाम के स्कूल में औसत ग्रेड थे, लेकिन वे बहुत मेहनती थे और उनमें सीखने की इच्छा सबसे ज्यादा थी। उन्होंने अध्ययन में बहुत समय बिताया और गणित में विशेष रुचि विकसित की। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद श्रॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल छोड़ दिया और सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली चले गए। सेंट जोसेफ कॉलेज से उन्होंने 1954 में भौतिक में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वे 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए। अब्दुल कलाम ने अपनी 1960 में स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद DRDO के वैमानिक
विकास प्रतिष्ठान में एक वैज्ञानिक के रूप में चयनित हुए। उनकी काम की शुरुआत में एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन किया। हालांकि वो डीआरडीओ में नौकरी के अपने विकल्प से आश्वस्त नहीं थे। कलाम को 1969 में इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां वे भारत के पहले उपग्रह वाहन प्रक्षेपण के परियोजना निदेशक थे। उपग्रह वाहन ने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। कलाम को 1970 से 1990 के दशक के बीच सरकार की एलवी और एसएलवी परियोजनाएं प्राप्त हुई। उन्होंने प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट जैसी 2 परियोजनाओं का निर्देशन किया, जिसका उद्देश्य सफल एसएलवी कार्यक्रम की तकनीक से बैलिस्टिक मिसाइलों को विकसित करना था। कलाम ने किसी तरह इंदिरा गांधी को आश्वस्त किया और इन एरोस्पेस परियोजनाओं के लिए गुप्त धन की मांग की। उनके शोध और अपार ज्ञान ने उन्हें और देश को 1980 के दशक में महान ख्याति दिलाई। वर्ष 1992 में रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार बने और 5 वर्ष तक उसी पद पर रहे और उसके बाद सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार बने। भारत को एक परमाणु शक्ति बनाने में कलाम जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी और 1998 के परमाणु हथियारों के परीक्षण भी उनकी निगरानी में हुआ था। परमाणु परीक्षण के बाद विश्व के देशों ने हंगामा मचाया, लेकिन इससे भारत का कद विश्व में बहुत ज्यादा हो गया। इसके साथ ही अब्दुल कलाम भी भारत के जननायक बन गए। उन्होंने एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नेतृत्व किया और अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें मिसाइल मैन कहा गया। उन्होंने पोखरण 1 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत एक परमाणु सशस्त्र राष्ट्र बना। उन्होंने इंडिया मिलेनियम मिशन 2020 पेश किया और डॉक्टर सोमा राजू के साथ मिलकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा के लिए कलाम राजू टैबलेट विकसित किया। अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने 25 जुलाई 2002 में राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अब्दुल कलाम ने भारत के लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन लगा दिया। 2005 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सबसे चर्चित राष्ट्रपति शासन में से एक बन गए थे। कलाम ने एक बार और पद संभालने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन बाद में अपना विचार बदल दिया। कार्यालय से विदाई लेने के बाद वो शिफ्ट हो गए और शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अपना छात्रों को व्याख्यान देना शुरू किया। उन्होंने अन्ना यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। उन्होंने अपनी उपस्थिति और ज्ञान से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बेंगलोर जैसे शैक्षणिक संस्थानों को भी रोशन किया। सर कलाम ने भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के चांसलर के रूप में कार्य किया। अब्दुल कलाम एक महान दिल के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपनी जीवन यात्रा के दौरान कई पुरस्कार प्राप्त किए और कई उपलब्धियां हासिल की। 1981 में अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। 1990 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। राष्ट्र के प्रति अपने जबरदस्त प्रयास के कारण प्रसिद्ध व्यक्तित्व को 1997 में भारत रत्न मिला। उसी वर्ष उन्हें राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने कलाम को 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित किया। अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में एक कार्यक्रम में युवाओं के लिए भाषण देने के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो वहीं गिर पड़े। उन्हें शिलोंग के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। मृत्यु के समय उनकी आयु 83 वर्ष की थी। इसके बाद उनके शरीर को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में ढककर उनके गृहनगर लाया गया। उनके देश और लोगों के प्रति योगदान की वजह से उनके अंतिम संस्कार में लगभग 35,000 लोगों ने शिरकत की और ऐसी महान व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए एकजुट होकर प्रार्थना की। डॉक्टर कलाम एक दूरदर्शी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने भारत को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया और वे अपने विनम्र स्वभाव और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।